लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देख रहे थे रेडियो एक्टिविटी। और जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी का यहाँ से अगला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी का क्या क्या लॉ है। तो रेडियो एक्टिविटी के लॉ को एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड एंड सॉडी ने। Rutherford and Soddy studied the phenomenon of radioactivity and formulated the following laws. क्या लॉ बताया गया? तो पहला कहा गया कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है, दैट इज यह एक सतत, दैट इज आप कह सकते हैं कि एक कंटिन्यू रहने वाला फेनोमेनन है। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जब उसके एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है, उससे कुछ पार्टिकल निकलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेट हो रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, या इसीलिए दूसरा टर्म यूज करते हैं डीके। तो जब कोई पार्टिकल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाएगा, क्योंकि कुछ एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका एटम कम होते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यह एटम कभी जीरो हो जाए, ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगा। दैट इज आप कहेंगे कि यह इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूड रहने वाला एक फेनोमेनन है। तो पहला बात यही कह रहे हैं, पहला पॉइंट देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन and one cannot predict when and which atom of a radioactive substance will disintegrate or decay. किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में कौन सा एटम ब्रेक करेगा और कब ब्रेक करेगा ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि when a radioactive atom disintegrates, either an alpha particle or a beta particle is emitted. जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो या तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा या एक बीटा पार्टिकल निकलेगा किसी एक न्यूक्लियस से। या तो एक अल्फा या तो एक बीटा। ऐसा नहीं है कि 2 4 5 अल्फा पार्टिकल एक साथ निकल जाए या बहुत सारा बीटा एक साथ निकल जाए या कुछ अल्फा या कुछ बीटा एक साथ वहाँ से इमिट कर जाए। एक बार में क्या होगा, एक ही पार्टिकल इमिट करता है, या तो अल्फा या बीटा। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, द इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम रिजल्ट्स इन ए डॉटर न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स लेस एंड मास नंबर 4 यूनिट्स लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। अगर किसी न्यूक्लियस से कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आप कह रहे हैं कि जिस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। और फिर यह जिस नए न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस से इमिट करता है, निकलता है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म करेगा उस डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर 4 यूनिट कम होगा पेरेंट न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, और एटॉमिक नंबर उसका 2 यूनिट कम होगा। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन से ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है a, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, Z-2, मास नंबर क्या हो गया, A-4। तो अब यह x से किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम हम रख दिए यहाँ पे y। और ये जो अल्फा पार्टिकल ये क्या है, तो 2He4। जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस्ड रहता है। चौथा पॉइंट है कि बीटा पार्टिकल के इमिट करने से क्या होगा, द इमिशन ऑफ ए बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिजल्ट्स इन ए डॉटर न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर अनचेंज्ड एंड एटॉमिक नंबर 1 यूनिट मोर देन दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल के इमिट करने से जो नया न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा और मास नंबर इसका अनचेंज रहता है।
तो मान लीजिए कि XZA एक एटम है, इससे एक बीटा पार्टिकल निकला। अब ये Y में कन्वर्ट हुआ तो इसका मास नंबर अभी भी A ही रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा Z+1। और ये बीटा पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक बात आती है कि अगर कोई पार्टिकल इमिट करता है तो मास नंबर या एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए, यह इंक्रीज कैसे कर गया। और दूसरी बात कि बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते नहीं हैं, तो न्यूक्लियस के टूटने से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है। तो इसको समझने के लिए आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना होगा कि न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल्स खुद ब खुद टूटते रहते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो जब कभी एक न्यूट्रॉन टूटता है, देखिए इस रिलेशन से, जब कभी एक न्यूट्रॉन ब्रेक करता है तो न्यूट्रॉन टूटने से बनता है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यही बीटा पार्टिकल है जो बाहर निकल जाता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो अब देखिए कि एक न्यूट्रॉन हमारा कम हो गया और एक प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, तो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। तो मास नंबर क्या रहा, अनचेंज रहा, और चूंकि एक प्रोटॉन इंक्रीज कर गया और ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही है, तो प्रोटॉन जब इंक्रीज कर गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या हुआ, तो 1 इंक्रीज कर गया इस न्यूक्लियर रिएक्शन से। अब देखिए जो बीटा डीके होता है, ये बीटा डीके दो तरह का होता है। अगर आपको सिर्फ कहेगा बीटा डीके तो आप उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके और कहेंगे ये क्या है, तो बीटा निगेटिव है। और एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव दैट इज पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ चार्ज के बराबर होता है, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो बीटा पॉजिटिव डीके जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि एक एटम है XZA, इससे एक बीटा प्लस निकला, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है, मास नंबर अनचेंज रहता है, और बीटा प्लस क्या है, तो पोजिट्रॉन। ये कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि जब न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन टूटता है तो एक न्यूट्रॉन बनता है, एक पोजिट्रॉन फॉर्म करता है, यही पोजिट्रॉन आपका बीटा प्लस है, और एक क्या है, ये न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो फॉर्म करता है। तो यही जो बीटा पॉजिटिव है, यही पोजिट्रॉन, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए एक प्रोटॉन टूटा, एक न्यूट्रॉन बना, तो मास नंबर अनचेंज रहा, और चूंकि एक प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बन गया, तो आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर एक ये डिक्रीज कर गया, Z-1। तो इस तरह से बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव। अगर आपको सिर्फ कहेगा बीटा डीके तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और अगर कहेगा बीटा पॉजिटिव तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और पांचवा पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर व्हेन गामा रेज इमिट्स। जब किसी न्यूक्लियस से गामा रे इमिट करता है, तो चूंकि गामा रे क्या है, रेडिएशन है, तो न्यूक्लियस में जो कुछ रिएक्शंस होते हैं उससे कुछ जो एनर्जी रिलीज होता है वो गामा रे के फॉर्म में रिलीज होता है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अगला एक टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये इस रेडियो एक्टिव वाले सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता भी है। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी न्यूक्लियस में अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स हैं और फिर उसके न्यूक्लियस हैं, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो कुछ न्यूक्लियस ब्रेक करेंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, या आप कहिए कि नंबर ऑफ एटम्स धीरे धीरे जो ओरिजिनल मटेरियल है उसका कम होते जाएगा। तो कहता है कि किसी टाइम में जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, वो उस समय प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होगा। तो इसका देखिए स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स disintegrating per second
is directly proportional to the number of atoms present in a radioactive sample. किसी रेडियोएक्टिव सैंपल में, किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको dN/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एटम्स के। तो अब इससे हम लोग देखिए इसको आगे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें याद रखना है। देखिए, कंसीडर ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इज n0। किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में इनिशियली यानी आप कहेंगे एट t इक्वल टू 0, क्या कहेंगे, एट t इक्वल टू 0 जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कितना है, n0 है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाएगा। तो आफ्टर टाइम t द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इज n, एंड आफ्टर टाइम t यानी जब नंबर ऑफ एटम n है उस समय द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज dN/dt। तो डीके लॉ क्या कहता है कि dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और आप कह सकते हैं कि dN/dt इक्वल टू, आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वेट करेंगे, तो एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज करते हैं लेमडा, और एक निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो dN/dt इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू n। हियर लेमडा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड डीके कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। एंड द नेगेटिव साइन टेल्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे है dN/dt इक्वल टू माइनस लेमडा n, तो n को अगर हम इधर ले और dt को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि नौ dN/n इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो 1/n dn इंटीग्रेशन इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n0 से n तक। अब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जब था तो t इक्वल टू 0, और जब n नंबर ऑफ एटम था तो t, तो 0 टू t। तो 1/n dn का इंटीग्रेशन क्या होता है, log m n0 टू n माइनस लेमडा, और dt को इंटीग्रेट किए तो t 0 टू t। अब आप कहेंगे कि log, यहाँ पर लिमिट n, लोअर लिमिट n0, तो log n माइनस log n0 इक्वल टू माइनस लेमडा, और ये t माइनस 0 हो गया t। तो log a माइनस b का एक फार्मूला आप जानते हैं कि log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b। तो इसको हम कह सकते हैं log n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा t। तो n/n0 इक्वल टू, n/n0 इक्वल टू, जब लॉग हटाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आप कहेंगे n इक्वल टू कितना, तो n0 को इधर ले आइए, तो n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आप कहेंगे कि ये नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम t और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के बीच एक रिलेशन है जो इस एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में आता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, अभी हम लोग बात किए कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स कभी भी डिक्रीज होके 0 नहीं होगा। डिक्रीज होके 0 होने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो आप अगर नंबर ऑफ एटम्स और टाइम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स एक्स एक्सिस में टाइम, एट t इक्वल टू 0 टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट वाज n0। अब ये क्या होता है कि डिक्रीज करता है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ एटम्स घटते जाएगा, और घटते घटते यहाँ पे देखिए कि ये नियरली यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, एट इनफाइनाइट टाइम। तो ये नंबर ऑफ एटम्स और टाइम का एक ग्राफ है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछता है, आपको कहेगा कि आप रेडियो एक्टिव डीके लॉ को एक्सप्लेन कीजिए और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम t में एक रिलेशन मालूम कीजिए, और फिर इसी में कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स और टाइम के बीच ग्राफ कैसा होगा। या कभी कभी ये क्वेश्चन लिख देगा, आपको कहेगा कि इसको प्रूव कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है, और ये इस रेडियो एक्टिविटी वाले सेक्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। इसका यूज हम लोग आगे हर जगह करेंगे, इस पर फिर सवाल सब भी आप बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में भी इस फार्मूला का काम होगा। तो इसको बहुत प्रॉपरली इस टॉपिक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ। अब देखिए नाम से ही पता चलता है
कि हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वह टाइम है जितना टाइम के बाद हाफ ऑफ द एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाए, या आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द एटम्स बचा हुआ रहे। तो द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज दैट टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इज हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। इनिशियल यानी एट टी इक्वल टू 0 जितना नंबर ऑफ एटम्स था उसका अगर हाफ नंबर ऑफ एटम्स जितने टाइम के बाद बचेगा उस टाइम को हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। अब देखिए इसमें एक रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं। एक फार्मूला है हमारे पास n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अगर हम यहाँ पे कहें कि t इक्वल टू टी हाफ, टाइम किसके बराबर है टी हाफ, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का हाफ बाय 2। तो इस इक्वेशन में अगर आप रख दीजिए n के जगह पे n नॉट बाई 2, तो आप कहेंगे n नॉट बाई 2 इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा, और t के जगह पे क्या हो गया टी हाफ। तो ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, एन नॉट कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया तो 1/2। तो इसको अगर हम कह दें 1/e टू द पावर लेमडा टी हाफ, यानी e टू द पावर लेमडा टी हाफ इक्वल टू 2। अब अगर हम दोनों तरफ लॉग यूज कर लें तो लॉग e टू द पावर लेमडा टी हाफ, यहाँ लॉग का बेस e है, इक्वल टू log 2 बेस e। अब लॉग में आप जानते हैं कि ये वाला टर्म आगे आ जाता है, तो लेमडा टी हाफ, अब log e बेस e का वैल्यू होता है 1, तो लेमडा टी हाफ इक्वल टू log 2 बेस e। जस्ट उसमें जैसे हम लोग क्या किए थे कि log को हम लोग जब हटाते हैं तो सॉरी जब जब log को हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आता है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग log लगाए तो एक्सपोनेंशियल इसका वैल्यू हो गया 1। अब देखिए तो आप कह सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू log 2 बाय लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पे डीके कांस्टेंट। तो टी हाफ इक्वल टू अगर log बेस ई को अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें तो एक कन्वर्सन फैक्टर है 2.303। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में log में। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 2 बेस 10। क्योंकि जब आप log का टेबल देखते हैं तो उसमें बेस 10 का वैल्यू रहता है। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 और log 2 का वैल्यू 0.301, ये आप log टेबल से देख सकते हैं बाय लेमडा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.693। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि हाफ लाइफ क्या है, इसको डिफाइन कीजिए और आप हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन निकालिए, या आपको कहेगा कि हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में एक रिलेशन निकालिए। तो आप देखिए इस रिलेशन को भी याद रखना है, कहीं कहीं इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, और इसको भी याद रखना है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोट के तौर पे देखते हैं कि अगर हम कहें कि आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी हाफ, जब टी इक्वल टू टी हाफ होगा तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट बाई 2, यानी आप कहेंगे कि एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2। आफ्टर टाइम 2t हाफ, यानी एक हाफ लाइफ और फिर अगला हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो आप कहेंगे एन नॉट बाय 4। तो एन बाय एन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। इसी को हम कह सकते हैं कि एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/4, यानी 1/2 टू द पावर 2। आफ्टर टाइम 3t हाफ, अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ में लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा जितना है उसका हाफ, यानी एन नॉट बाय 8। तो एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/8, तो आप इसको 1/8 को कह सकते हैं 1/2 टू द पावर 3। तो आप देखिए एक सीक्वेंस में आ रहा है कि टी हाफ के बाद 1/2, 2t हाफ के बाद 1/2 का स्क्वायर, 3t हाफ के बाद 1/2 का क्यूब। तो इसी तरह से अगर हम सीक्वेंस में बैठाएं तो आफ्टर टाइम t इक्वल टू एन टी हाफ, एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे मिला n बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। और n क्या है तो यहाँ पे आप देखिए हम कह रहे हैं t इक्वल टू एन टी हाफ, तो n इक्वल टू टोटल टाइम बाय टी हाफ। तो ये एक रिलेशन है, ऐसे नोट के तौर पे इस रिलेशन को सिर्फ याद रखना है। इस पे हम लोग कुछ सवाल ऐसा होता है जो इस फार्मूला पे सेट हो जाता है तो हम लोग उसको इस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक सवाल यहाँ पे ले रहे हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 ईयर्स। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। आफ्टर हाउ मच टाइम द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी 1/32 टाइम्स द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। कहता है कि हाफ लाइफ 5 ईयर्स है, तो आप बताइए कि कितना टाइम के बाद इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का 1/32 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए कि एक तो ये आसान सा एक सीक्वेंस पे आप बैठा सकते हैं कि एन नॉट इनिशियल, हाफ लाइफ है 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा एन नॉट बाई 2। नेक्स्ट 5 ईयर्स में हो जाएगा एन नॉट बाई 4, इसका हाफ। नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर हाफ होगा तो एन नॉट बाई 8। नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर हाफ होगा तो एन नॉट बाई 16। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर हाफ हो जाएगा तो इसका हाफ यानी एन नॉट बाई 32। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का 1/32 टाइम्स यानी एन नॉट बाई 32। तो आप कहेंगे कि इसमें जो टाइम लगा वो कितना हुआ है? 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो टाइम कितना आया? 25 ईयर्स। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आप इसमें कहेंगे कि अगर ये 32 था, यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये 2 के पावर के टर्म है तब तो आप इस सीक्वेंस पे बैठा सकते हैं। इसी में अगर कह देता कि 1/33 टाइम्स हो, 1/40 टाइम्स हो, तब ये इस सीक्वेंस पे नहीं बैठता है। तब आपको क्या करना होगा? तो जो ओरिजिनल फार्मूला है ना, उसके हेल्प से इसको बनाना होगा। इसी को देखिए कि हम लोग यहाँ जो एक फार्मूला डिराइव किए हैं, इसके हेल्प से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है n इक्वल टू एन नॉट बाई 32। तो n बाय एन नॉट इक्वल टू 1/32, या आप कह सकते हैं 1/2 टू द पावर 5। फॉर्मूला था n बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। अब इस दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, या आप कह सकते हैं n इक्वल टू 5। n क्या है? तो t बाई टी हाफ इक्वल टू 5। तो t इक्वल टू 5 इंटू टी हाफ यानी 5, तो t इक्वल टू कितना हो गया? 25 ईयर्स। और ये भी देखिए, इसमें भी वही बात है कि अगर ये 1/32 था तो 1/2 टू द पावर के टर्म में आ गया। अगर यहाँ पे इसके बदले कुछ और रहता, मान लो 34 रहता, तो तब ये इस सीक्वेंस पे नहीं आता। तब इस सवाल को हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते थे। तो इसके लिए अब देखिए, जो ओरिजिनल मेथड है जिसके हेल्प से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो उसको जरा सा समझ लें। ध्यान दीजिए, टी हाफ दिया हुआ है 5 ईयर्स और कह रहा है एन इक्वल टू एन नॉट बाई 32। हमारे पास फार्मूला है एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आपको कह रहा है एन इक्वल टू एन नॉट बाई 32 इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये एन नॉट कैंसिल, तो 1/32 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ई टू द पावर प्लस लेमडा टी इक्वल टू 32। लॉग लगा दीजिए दोनों तरफ, तो ये लेमडा टी आगे आ जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1, तो लेमडा टी इक्वल टू लॉग 32 बेस ई। अब लेमडा को आप कह सकते हैं log 2 बेस ई बाई टी हाफ इंटू टी, और 32 को कह सकते हैं 2 टू द पावर 5, तो 5 आगे आ जाएगा, तो 5 log 2 बेस ई। तो इसमें देखिए कि हम ये बेस log 2 वाला फार्मूला यूज किए, क्योंकि दोनों तरफ log 2 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू 5, इसको इधर ले जाइए, टी हाफ, और ये टी हाफ कितना है? 5 ईयर्स, तो 5 इंटू 5 25 ईयर्स। तो इसमें तो log 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 32 था। कुछ और रहता तो फिर आपको उसका वैल्यू लॉग टेबल से बताना होता है या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। फिर देखिए कि एक टर्म हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप कहेंगे कि डीके कांस्टेंट किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी गिवन सैंपल का रेडियो, ये डीके कांस्टेंट, किसी गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। तो ये क्या है? तो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो फास्ट है या स्लो है। तो हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस tells that how fast or slow it will disintegrate। तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला था डी के लॉ से कि डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा एन। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर इसका मैग्नीट्यूड यूज करें तो डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। तो लेमडा इक्वल टू डी एन बाई डी टी बाय एन। तो आप कहेंगे कि डी एन बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो आप इसको कह सकते हैं कि द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। दैट इज जिस टाइम आप रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ले रहे हैं उसी टाइम का नंबर ऑफ एटम्स, और इसके रेशियो को आप क्या कहेंगे, डीके कांस्टेंट। तो आप देखिए कि टाइम के साथ नंबर ऑफ एटम्स भी कम होते जाएगा और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होते जाएगा। तो किसी गिवन सब्सटेंस के लिए जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो अब जिसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होगा। आप फिर इसका रेशियो निकालिए तो लेमडा आपको हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग डी के कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंस n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, अभी फार्मूला डिराइव किए थे। और आप देखिए कि अगर हम मान लें कि लेमडा इक्वल टू 1/t, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर लेमडा की जगह पे 1/t आई इंटू टी, ये टी कैंसिल, कितना हो गया, -1। तो n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर -1, या आप कह सकते हैं n इक्वल टू एन नॉट बाई ई। अब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म ई है इसका वैल्यू, तो जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते होंगे, या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उसको याद रखेंगे कि ई का वैल्यू 2.718। अब 1/2.718 जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.368। तो n इक्वल टू 0.368 इंटू एन नॉट। ये कब रिलेशन हमको मिला, जब लेमडा हमारा 1/t था। ये जो यहाँ पे t है इसका रेसिप्रोकल। तो आप कहेंगे कि लेमडा उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का 0.368 टाइम्स हो जाए। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेंस द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इज 0.368 टाइम्स द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। और डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आप कहें इसका एसआई यूनिट क्या है, तो सेकेंड इनवर्स, यानी टाइम जिसमें रहेगा उसका इन्वर्स करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कह दें कि हाफ लाइफ ईयर में है, या आप कहिए कि इतना ईयर के बाद निकालना है, तो हम कहेंगे क्या, ईयर इन्वर्स। लेकिन एसआई यूनिट जब यूज करेंगे तो सेकेंड इन्वर्स, इसको याद रखना है। और देखिए इसके बाद एक टॉपिक है इसमें, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आप कहेंगे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर हम कहते हैं एक्टिव है, इसका क्या मतलब हुआ, तो एक्टिव होने का मतलब हुआ कि इसका जो एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है वो फास्टली डिके कर रहा है। और अगर कहें कि उसका एक्टिविटी कम है, यानी उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम है। अगर कोई नहीं टूटता है तो हम कहते हैं ये क्या है, इनएक्टिव है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही हम लोग यहाँ पे कहेंगे एक्टिविटी। तो द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस may be defined as the rate at which the nuclei of its atom in the sample disintegrate। दैट इज एक्टिविटी को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इक्वल टू डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो कभी अगर एक्टिविटी निकालना हो तो हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना हो तो आप एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो फिर देखिए इसके लिए एक एक्सप्रेशन भी निकालना है कि डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम कहेंगे डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। और एन इक्वल टू आप जानते हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और यही जो डी एन बाई डी टी है इसको हम लोग कह रहे हैं एक्टिविटी। तो डी एन बाई डी टी के जगह पे आप रखिए ए, लेमडा, और एन के जगह पे रखिए एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो अभी हम लोग देखें कि डी एन बाई डी टी यानी एक्टिविटी क्या है, लेमडा इंटू एन।
अब अगर लेमडा इंटू एन नॉट कहेंगे, यानी इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इंटू डीके कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इनिशियल एक्टिविटी। तो लेमडा एन नॉट इक्वल टू ए नॉट, लेमडा एन नॉट इक्वल टू ए नॉट। तो आप यहाँ पे रखिए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा एन नॉट जगह पे ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आप देखिए कि जिस तरह से नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज होता है, उसी तरह से हमारा एक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। देखिए सेम रिलेशन है, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो एक्टिविटी और टाइम का, तो आप कहेंगे ग्राफ भी उसी नेचर का आता है जिस तरह से नंबर ऑफ एटम्स के लिए था। तो एट टी इक्वल टू जीरो एक्टिविटी इज ए नॉट, इनिशियल एक्टिविटी जो कि मैक्सिमम है, और ये टाइम के साथ क्या होता है? डिक्रीज करता है। और नंबर ऑफ एटम्स चूँकि इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगा, तो इसका एक्टिविटी भी इनफाइनाइट टाइम्स के बाद जीरो होगा। तो देखिए एक्टिविटी के लिए एक फार्मूला मिला, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और एक फार्मूला देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डी एन बाई डी टी को ही एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटी इक्वल टू लेमडा इंटू एन, एक्टिविटी इक्वल टू लेमडा इंटू एन, इससे भी आप निकाल सकते हैं एक्टिविटी। और यही चीज़ यहाँ भी रखे हैं, लेमडा एन नॉट इक्वल टू ए नॉट। अब एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी हम लोग कहेंगे डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्या है? डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो यूनिट क्या बताएंगे? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और इसी को हम लोग कहते हैं बैकरेल। हेनरी बैकरेल, जिसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में हम लोग एक्टिविटी के यूनिट को क्या कहते हैं? बैकरेल। इसको बी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखिए कुछ और यूनिट्स हैं, जैसे क्यूरी, आप मैडम क्यूरी का नाम सुने होंगे। तो इट्स अदर यूनिट आर कॉल्ड क्यूरी, इट्स अदर यूनिट्स आर क्यूरी, इसका सिंबल है सी आई, एंड रदरफोर्ड आर डी। रदरफोर्ड भी एक्टिविटी का यूनिट है, क्यूरी भी एक्टिविटी का यूनिट। तो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा कि 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैकरेल। तो जब कभी क्यूरी में रहता है तो आप इसको जब न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा यूनिट में बदलते हैं। और 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10 टू द पावर 6 बैकरेल, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और एक चीज़ यहाँ पे नोट के तौर पे याद रखना है कि देखिए एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, एंड एक्टिविटी ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी कैंसिल, तो एन बाय एन नॉट, सॉरी एन बाय ए इक्वल टू एन नॉट बाय ए नॉट। एन नॉट को इधर ले आइए, ए को इधर ले जाइए, तो आप कह सकते हैं कि एन बाय एन नॉट इक्वल टू ए बाय एन नॉट, ए नॉट। तो नंबर ऑफ एटम्स टी टाइम के बाद और ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी और इनिशियल एक्टिविटी के रेशियो के बराबर होगा। और इसको हम लोग एक चीज़ और इसमें जोड़ देते हैं कि मास भी तो उसी हिसाब से डिक्रीज करता है, तो एम बाय एम नॉट। अब आप जानते हैं कि एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन, तो आप कह सकते हैं दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन। तो इतना हम लोग ये रेडियो एक्टिविटी में इतना सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो रेडियो एक्टिविटी में ये जितना चीज़ हम लोग देखे, इसको आप तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन सब रहता है एग्जाम में। और फिर इसमें इस चैप्टर में, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में एक दो टॉपिक और है, उसके बाद फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सब बनाएंगे, तो उसमें इसी सब फार्मूला सब का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। थैंक यू।